Okay, let me first introduce to Zeno's dichotomy paradox. Okay, so one day at a time in the past, Zeno of Ilia wanted to go from his house to the park. Okay, तो मान लीजिए ये है Zeno. Okay, ये है उसका हाउस H और उसको जाना है कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ है पार्क. ओके, तो उसको इस डिस्टेंस कवर करना है. तो पहले उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया. मान लीजिए ये पूरा डिस्टेंस d किलोमीटर है. ठीक है, ओके, एज्यूम कर लिया. तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा, d/2 किलोमीटर. तो उसने पहले d/2 किलोमीटर ट्रेवर्स किया. उसके बाद रिमेनिंग कितना है, d/2 किलोमीटर. अब d/2 किलोमीटर का फिर से अगर हम हाफ करें तो फिर होता है d/4 किलोमीटर. और उसने फिर से d/4 किलोमीटर ट्रेवर्स किया. उसके बाद फिर से वो इस पोजीशन पे आया. अब इस पोजीशन से रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो है x d/4 किलोमीटर. और इस d/4 किलोमीटर अगर हम फिर से डिवाइड करें तो हो जाता है d/8 किलोमीटर. तो ऐसे अगर हम रिमेनिंग डिस्टेंस को स्मॉलर एंड स्मॉलर हाफ्स में डिवाइड करते रहे तो फिर तो ऐसे इनफाइनाइटली मेनी स्मॉल स्पीसेस बन जाएगा. d/2 हुआ, उसके बाद d/4, d/8, d/16, d/32, ऐसे इनफाइनाइटली मेनी स्मॉल पीसेस हो जाएगा. तो जीनो को ये लगा कि अगर ऐसे इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस है तो फिर डिस्टेंस तो इनफाइनाइट होना चाहिए. और अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो इस h से p तक पहुंचने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए. और अगर इनफाइनाइट टाइम लग जाए तो फिर तो मोशन इम्पॉसिबल है. तो इस पैराडॉक्स में फ्लॉ कहाँ है और क्यों ऐसे जीनो को लगा वो हम समझेंगे. तो अगर हम डिस्टेंस hp को लिखें, hp इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं d/2 प्लस d/4 प्लस d/8 प्लस d/16 प्लस d/32, ऐसे बहुत सारे. ओके, अगर हम d को कॉमन ले लें, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंसेस. ओके, अब जीनो को लगा क्योंकि ये इनफाइनाइटली मेनी है, इनफाइनाइट नंबर से हाफ है, 4 है, 1/8 है, चलता ही रहेगा ऐसा. जीनो को लगा कि इसका सम इन्फिनिटी होगा इसलिए डिस्टेंस hp इनफाइनाइट होगा. लेकिन एक्चुअली यहाँ पर इस सम इनफाइनाइट क्या सच में होगा, चलिए देखते हैं. एक्चुअली जीनो के थॉट प्रोसेस में जो फ्लॉ था वो ये था कि उसको लगा कि इस सब का सम इन्फिनिटी होगा क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी क्वांटिटीज है और इनफाइनाइटली मेनी क्वांटिटीज का अगर सम करें तो उसको लगा कि सम इनफाइनाइट होगा. लेकिन एक्चुअली ये एक मैथमेटिकल फ्लॉ है जो ट्रू नहीं है. चलिए हम देखते हैं कि क्यों इनफाइनाइट नहीं होगा. चलिए अब हम इस चीज़ को एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं. मान लीजिए ये एक स्क्वायर है. ठीक है, इसका ऑल साइड्स इक्वल है. इसका एक साइड का लेंथ है 1 मीटर का. ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर sides. Okay, now if we divide this square into half, okay, ऐसे हम हाफ में डिवाइड करें तो ये एक हाफ है और ये अनदर हाफ है. अब इस हाफ को अगर हम फिर से एक हाफ में डिवाइड करें तो फिर ये 1/4 हो गया और ये भी 1/4 हो गया. अब इस हाफ को फिर से हम एक हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया. ठीक है, 1/8 हो गया, सॉरी, ये भी 1/8. 1/8 किसका, इस पूरा लार्ज स्क्वायर का. इस स्मॉल स्क्वायर का ये हाफ पोर्शन है लेकिन इस पूरा लार्ज स्क्वायर का ये 1/8 पार्ट है. अब फिर से इस 1/8 पार्ट को हम फिर से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर ये 1/16 हो जाएगा और ये भी 1/16 हो जाएगा. अब इस स्क्वायर को फिर से हम डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 1/32, ये भी हो जाएगा 1/32. ऐसे हम डिवाइड करते जाए तो इनफाइनाइटली मेनी स्मॉल स्क्वायर्स हमको मिल जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी. तो अगर हम लिखें कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये हुआ ये हुआ ये हुआ 1/16, ऐसे 1/32, ऐसे इनफाइनाइटली मेनी हम लिख सकते हैं. ठीक है, इसका जो एरिया होगा इतना मीटर स्क्वायर, जो भी इसका वैल्यू आए, इन्फिनिटी आए या फिर कोई फाइनाइट वैल्यू आए, इसका वैल्यू इतना मीटर स्क्वायर आएगा. लेकिन अगर हम एरिया का फॉर्मूला लगाए तो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर साइड स्क्वायर बोल दो, तो एरिया क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर. तो अब हम देख रहे हैं कि इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज है. देखिए 1/2 है, 1/4 है, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हैं लेकिन इन सब का एडिशन 1 आ रहा है.
तो यहाँ ही जीनो का थॉट प्रोसेस में फ्लॉ था कि इनफाइनाइट वैल्यूज का सम जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है उसका सम एक इनफाइनाइट क्वांटिटी आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज है तो फिर आप इन्फिनिटी तक ऐड करते जाओ, लेकिन आपका एक फाइनाइट वैल्यू ही आया। जैसे यहाँ पर स्क्वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही आया। तो आई होप आपको इस स्क्वायर का इलस्ट्रेशन समझ में आया है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हाफ एरिया है फुल स्क्वायर का, यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 1/8 है, यहाँ पर 1/16 है। लेकिन सब का एरिया को अगर हम ऐड कर दे तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर हम अब देखिए इतने सारे इनफाइनाइट वैल्यूज को हम मैनुअली तो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हमको इस ऐसे फॉर्मूला से हमको दिखा कि इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और ऐसे अगर हम ऐड करते जाए तो फिर इनफाइनाइट वैल्यूज ऐड हो रहा है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट वैल्यूज का इतना सारा सम एक फाइनाइट क्वांटिटी ही आया। इसको हम और एक वे से समझ सकते हैं। एक फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स है वैसे इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स को हम ऐड करेंगे। तो अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पता हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये होता है कि दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स में एक कॉमन रेशियो रहता है। मतलब अगर हम ऐसे सोचिए कि T1, T2, T3, T4 ऐसे है, तो फिर T2/T1 का जो रेशियो होगा वो ही होगा T3/T2 का रेशियो, वही होगा T4/T3 का रेशियो, ऐसे, ठीक है। तो चलिए हम इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल्स टू, I hope it's visible. Okay. Sum of infinite GP is equals to A by 1 minus R. यहाँ पर A है, हाँ जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर A है फर्स्ट टर्म और R है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखें, हमारा जो वैल्यूज था 1/2, 1/4, देन 1/8, ये सब एक जीपी का ही पार्ट है, ठीक है। और ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स हैं। यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, T2/T1, मतलब 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, राइट। ये कितना आएगा, इसका वैल्यू हाफ आ जाएगा, राइट। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में हम टर्म्स पुट करके देखेंगे। ए जो है, ए कितना है, मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हाफ, सो हाफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो कितना है हमको यहाँ मिल गया, ये भी हाफ है। तो हम देख सकते हैं हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, राइट। तो ये कितना हो गया, 1। तो देखिए हम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला अगर लगाए तो भी इनफाइनाइट टर्म्स का सम एक फाइनाइट क्वांटिटी आया। यहाँ पर भी 1 आया था, यहाँ पर भी 1 आया, ओके। यहाँ पर इस पैराडॉक्स का मेन रिजॉल्व जो हुआ था वो डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस से हुआ था। अब अगर आप कैलकुलस नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो बेसिकली कैलकुलस में जो दो टर्म्स है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट में हम क्या करते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट को हम स्मॉलर स्मॉलर बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इंटीग्रेशन में वैसे इनफाइनाइटली मेनी छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स को हम सम अप कर देते हैं। मान लीजिए ये कोई रॉड है, इसका एक स्मॉल पार्ट हम ले लिए जिसको हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे मेनी स्मॉल 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 पार्ट्स हम ले सकते हैं। dx बहुत बहुत छोटा है, और वैसे ही dx को हम इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। कुछ यहाँ पर मान लीजिए 0 to L है, इस रॉड का लेंथ कुछ L है, तो हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से L, ठीक है। अब जीनो जी जो बोला था कि ये टाइम इनफाइनाइट लगेगा, उसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए ये पूरा डिस्टेंस है 1 मीटर की, और तो फिर ये होगा हाफ मीटर, और जीनो का जो स्पीड है वो स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हाफ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हाफ मीटर है, इसको टाइम लगेगा इस डिस्टेंस कवर करने के लिए हाफ बाई हाफ, मतलब 1 सेकेंड। इस रिमेनिंग जो 1/4 डिस्टेंस है उसको टाइम कवर करने के लगेगा, कितना टाइम लगेगा, t इज इक्वल्स टू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, बिकॉज उसका स्पीड 0.5 है। ये भी हो जाएगा फिर हाफ सेकेंड। तो फिर इस डिस्टेंस कवर करने के लिए हाफ सेकेंड लगेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको अगर हम और एक हाफ करें, मतलब 1/8 डिस्टेंस जो है उसको ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 1/4 ऑफ अ सेकेंड, राइट। तो ये जो टाइम पीरियड्स है
ये भी कुछ ऐसा ही होता जा रहा है, मतलब जो टोटल टाइम होगा वो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट जो स्क्वायर का इलिस्ट्रेशन था उससे हमको याद है कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 इन सारे का सम जो था 1 था, राइट? क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया था वो 1 मीटर स्क्वायर का था, तो फिर हम लिख सकते हैं 1 + 1 = 2। मतलब जीनो को इस डिस्टेंस टाइम ट्रैवल करने के लिए 2 सेकेंड्स लगा। अब ये तो फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम है, तो फिर अगर टाइम का भी बहुत इनफाइनाइटली मिनी स्मॉल टाइम इंटरवल्स है, उसका सम एक फाइनाइट क्वांटिटी आया। क्यों? क्योंकि ये सब फ्रैक्शनल वैल्यूज है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये सब जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है इन सब का सम ऑलमोस्ट टेंडिंग और ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 1 है। ये कभी भी क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज है तो फिर ये ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 1 है इन सब का सम। So hence we resolve Zeno's paradox, right? In a real life, Zeno's paradox was resolved after the invention of calculus, right? Because in calculus we understand the concepts of integration and differentiation, where any object is divided into smaller and smaller pieces by differentiation, and then they're integrated. That means they're added up, and those many infinitely small pieces add up to a finite quantity, right? So I hope you understood. If you do, then share with everyone so that they can also benefit from this video. Thank you.